नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय सनातन धर्म में 16 संस्कारों की परंपरा है। जन्म से मृत्यु तक सनातन धर्म में 16 संस्कार किए जाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है पुंसवन संस्कार से। विवाह संस्कार 15वें नंबर पर आता है और ये बहुत अहम है क्योंकि इसमें दो आत्माओं का मिलन होता है, दो जिंदगियां एक साथ जुड़ जाती हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान के कोटा शहर में, जहां एक उड़ीसा के परिवार की शादी राजस्थान की धरती पर हो रही है। और हमारे साथ इसी परिवार के दो बुजुर्ग मौजूद हैं, श्री ताराचंद शर्मा जी, और हमारे साथ मौजूद हैं रांची से महावीर शर्मा जी और ताराचंद शर्मा जी। ये भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों की बहुत अहमियत है क्योंकि वो हमारी विरासत को संभाल के रखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद ताराचंद शर्मा जी और महेंद्र शर्मा जी हमें विवाह परंपरा के महत्व के बारे में बताएंगे और कितना बदलाव आ गया है आधुनिकता के प्रभाव में विवाह पर, और क्या वास्तव में होना चाहिए इसके बारे में उनसे बात करेंगे। ताराचंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। हम आपसे जानना ही चाहेंगे कि विवाह की जो परंपरा है, विवाह का जो संस्कार है, ये दो जिंदगियों को मिलाता है। इसमें जो आप इसकी परंपराओं के बारे में हमें बताएं। इसमें ऐसा है, दो अलग अलग परिवारों से, एक तरफ से एक लड़का होता है, एक तरफ से लड़की होती है, तो इनके गोत्र अलग अलग होते हैं, तो इनका आपस में मिलन होता है दो आत्माओं का। तो शादी विवाह के बाद में, शादी विवाह की जो ये परंपरा है वो पहले हमारे दूसरे ढंग की थी। अब ये परंपरा में समय के अनुसार आहिस्ते आहिस्ते बदलाव आ गया है। ये बदलाव देखें तो अच्छा भी है, और उस चीज़ को अगर रूढ़िवादी को देखें तो ये ठीक भी नहीं हो रहा है, मगर बदलाव ठीक है। ठीक इस मायने में है कि जैसे समय बदलता जाता है, सब कामों में बदलाव आ रहा है, तो इसमें भी बदलाव आ रहा है, मगर इसमें हमारी मूलभूत जो चीज़ें हैं वो छूटती जा रही हैं। जैसे गणेश पूजा से ही सब काम आरंभ होते हैं। भगवान गणेश के लिए कोई भी पूजन हो, उसमें भगवान गणेश जी का पूजन सबसे प्रथम होता है। तो ये आहिस्ते आहिस्ते हट रहा है। इसको इम्पोर्टेंस नहीं देके दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। और सभी तरह की पूजाएं होती है, सभी देवताओं की होती है, नवग्रह की पूजा होती है शादी में। तो वो आहिस्ते आहिस्ते पूजा को और विधि विधान को कम इम्पोर्टेंस मिल रहा है, और दिखावेबाजी ये जो है वो ज़्यादा हो गई है। अब तो दर्शकों को बता दें कि हिंदू विवाह में गोत्र जानने का बड़ा महत्व है, और गोत्र का वैज्ञानिक महत्व क्या है ये हमें बताएंगे महेंद्र शर्मा जी। महेंद्र शर्मा जी, गोत्र, महावीर शर्मा जी, गोत्र जानना बड़ा आवश्यक होता है, और इसका साइंटिफिक जेनेटिक साइंस के हिसाब से इसका महत्व क्या है? बात है सर, ऐसा ही है कि गोत्र एक्चुअल के अंदर में शुरू से ही दो गोत्रों में शादी होती है। तो एक गोत्र जो आता है वो अपना गोत्र छोड़ के उसमें विलीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आज मेरा वशिष्ठ गोत्र है, तो मैं दूसरे गोत्र में जाता हूं, तो उसके बाद में उसका वो लड़की का गोत्र उसमें विलीन हो जाता है। ये हमारी परंपरा है, इसी को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। ये शास्त्रों की बातें जितने शास्त्रों में निहित हैं, लिखित हैं, वो बातों को मानना हमारा जरूर है। जैसे आज गणेश पूजा के लिए इन्होंने बताया कि गणेश पूजा, तो गणेश हमारे आदिदेव हैं। गणेश जी हमारे आदिदेव हैं, इनकी सर्वोत्तम पूजा गणेश पूजा हमारे आदिदेव हैं। इनकी पूजा वास्तव में सर्वप्रथम होनी चाहिए। अब सबसे पहले ये हुआ था, क्यों होनी चाहिए, इसके लिए बताया गया था कि सबसे पहले बोला कि एक बार तुम परिक्रमा करके आओ। जब तुम परिक्रमा करके आओगे तो गणेश जी तो स्थूल शरीर था, तो उनसे परिक्रमा करने, तो अपने माँ बाप की परिक्रमा रह के वहीं खड़ा हो गए। जब वो माँ बाप की परिक्रमा खड़ा हो गए तो बोला कि यही सारे माँ बाप हैं। अगर आज इस परंपरा में अगर माँ बाप को नहीं मानते
और किसी को नहीं मानते तो उसका कोई यूज नहीं है। यही हमारे कहने का, गणेश जी का पूजा करें तो उसका आस्था रखें, तो उस पर विचार रखें, सब बात इसी के लिए बताया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा है, राजस्थान और उड़ीसा की। तो आप इन दोनों परंपराओं में क्या क्या फर्क देखते हैं? ये सवाल ताराचंद शर्मा जी से। इनमें ऐसा है कि हमारी माने परंपरा जो है राजस्थान की, वहाँ उड़ीसा में भी हम लोग वही ऑलमोस्ट ऑब्जर्व करते हैं। कुछ एक विधि विधान में फर्क आ जाता है वो स्थान के अनुसार, मगर दोनों दोनों परंपरा एक ही है, यहाँ की हमारी वहाँ की। जी, मतलब आपको लगता है कि जो विवाह की परंपराएं हैं यूनिवर्सल है, पूरे देश में लगभग एक जैसी हैं और उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। नहीं है। जी, तो आप महावीर शर्मा जी हमें बता रहे थे गणेश पूजा की परंपरा क्यों बनाई गई और इसका माता पिता के पूजन से इसका संबंध है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि विवाह की जो परंपरा है, जो कि दो परिवारों का मिलन होता है, दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों का ही मिलन होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक्चुअल में दो परिवारों का मिलन है, इसमें दो राय की बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर में जब जो भी काम होता है वो परंपराओं की ट्रेडिशन के हिसाब, परंपरा के हिसाब से काम होता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों के यहाँ अभी संघ का प्रचार हुआ था, संघ से हुआ था, हमारे यहाँ संघ कभी नहीं हुआ। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग ट्रेडिशन में आता है। ये बराबर हर जगह संघ हमने कहीं नहीं सुना। यहाँ पर संघ की ध्वनि से संघ एकदम माने ब्रह्मनाद है। इसके बारे में हमेशा इसको भी फॉलो करने में कोई बुराई से नहीं है, उसको भी होना चाहिए। हालांकि ये पद्धति हमारे यहाँ राजस्थान में ये संघ का कोई यूज नहीं है, लेकिन ये भी होना चाहिए। जी, तो शंख ध्वनि का बड़ा महत्व है विवाह में और हमने इस गोत्र परंपरा के बारे में जाना, हमने उड़ीसा और राजस्थान के कल्चर के बारे में जाना। एक प्रश्न बड़ा अहम है कि विवाह में कई घंटे लगते हैं, इसके अलग अलग चरण होते हैं। आपने पहले प्रश्न का जवाब ये बताया गणेश पूजा की शुरुआत होनी चाहिए। अब हमें चरणबद्ध तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं कि अगले मतलब कैसे कैसे पूरे चरण से, मतलब पूरी रात में दो आत्माओं का मिलन होता है, ये इसकी पूरी पद्धति समझाएं। ये ऐसा है कि गणेश पूजा के बाद में हमारी जो पुरानी पद्धति है विवाह पद्धति उसी के हिसाब से सब कार्यक्रम होता है। तो पहले पाणी ग्रहण संस्कार होता है, फिर हस्त मिलाप वगैरह होता है, फिर और कई पद्धतियाँ होती है। मगर उसमें जो हम लोग फेरे बोलते हैं उसको, तो परिक्रमा देते हैं अग्नि को। अग्नि की ये साक्षी दे के और वो 7 परिक्रमा होती है। 7 परिक्रमा हो गई तो ये शादी का काम पूर्ण हो गया। और उसके बाद जो दो तीन चीज़ें होती है कि लड़की वालों की तरफ से वो अंजलि में शमी पत्र और खोई ये देते हैं। तो शमी पत्र जो है वो एक ऐसा पत्र है कि वो हमेशा हरा रहता है, सूखने के बाद भी हरा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो वो इस चीज़ का द्योतक है कि भाई इनका जीवन जो है सदा हरा भरा रहे, प्रफुल्लित रहे। विवाह में 7 वचन भी दिए जाते हैं। महावीर जी हमें बताएंगे कि वो 7 वचन क्या हैं और पूरे जीवन में कैसे उसको निभाया जाता है और क्या उसका महत्व है। नहीं, ये जो 7 फेरों की जो बात आती है, इसके अंदर में वचनबद्धता है। वो मैंने आपको किस तरह से रहना है। औरत और आदमी एक एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से एक दूसरे का कथन जो है उसका अनुमोदन करते हैं। भाई तुम अगर कही रहो कि एक
पतिव्रता धर्म निभाओगे, तो वो भी कहेगा कि हम पतिव्रता धर्म निभाएंगे। आप जुआ नहीं खेलेंगे, आप पर स्त्री कमन नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, सारी चीज़ एक दूसरे के जैसे शपथ पत्र होता है। और शपथ पत्र हमेशा निभाना चाहिए। ये एक तरह से किसी भी जगह अगर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो सबसे पहले शपथ दिया जाता है कि ये मैं आप श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक कहता हूँ, मैं संविधान का पालन करूँगा। उसी हिसाब से ये जो इस तरह जो शब्द सदी है, ये शब्द प्रतिज्ञा है, ये बराबर पालन करना चाहिए, यही इसमें बताया गया। तो यही 7 वचन हैं जो कि पति पत्नी एक दूसरे को देते हैं और 7 वचन को जीवन भर निभाते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि वक्त बदल चुका है और समाज में एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इस पे हम ताराचंद शर्मा जी की राय जानेंगे कि वो एकल परिवार और संयुक्त परिवार की जो परंपरा जो टूट रही है, एकल परिवार में बदल रही है, उसका क्या दुष्प्रभाव समाज में पड़ रहा है और विवाह संस्कार से कैसे सुधारा जा सकता है उसको। पहले हम लोगों की एकल परिवार था। आहिस्ते आहिस्ते बच्चों में संस्कार घर के गढ़े जात माने घर के संस्कार चलते थे। अब आहिस्ते आहिस्ते जब इनमें अलगाववाद आ गया, और अलगाववाद का मेन कारण हुआ, जैसे 4 बच्चे हैं, एक बच्चा चला गया दूसरे टाउन में, दूसरा दूसरे टाउन में, फिर बच्चे हैं, लेडीज भी एजुकेटेड आती हैं, वो भी जॉब में जाना चाहती हैं, तो घर का संस्कार है वो बच्चों में नहीं आता है। हॉस्टलों में रहते हैं, हॉस्टलों का संस्कार आएगा। मेड घर में रहती है, उन पे अगर बच्चे डिपेंड करते हैं तो उसका संस्कार आएगा। माँ बाप का संस्कार तो नहीं आएगा उसमें। तो नहीं आने से आहिस्ते आहिस्ते पुरानी जो हमारी पद्धति है वो ख़त्म होती जा रही है। नई पद्धति में हम लोग आ रहे हैं। अब इस नई पद्धति के भी ठीक है, कुछ फायदे हैं। पहले एक आदमी घर में कमाता था, इनकम करता था, उसी से घर परिवार चलता था। अब 4 जन हैं तो चारों ही जॉब में जा रहे हैं। जॉब में जाने से फाइनेंशियल फायदा है, मगर अपने जो संस्कार हैं वो चीज़ खत्म होती जा रही है। तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदलना और वो समाज के लिए कितना बुरा है, कितना घातक साबित हो रहा है, ये हमें महावीर शर्मा जी ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। उनसे बात करते हैं। देखिए साहब, ऐसा था, एक हमारा पहले संयुक्त परिवार था, अब वो एकल परिवार में विलीन हो रहा है। ये पहले तो हम संयुक्त में थे, उससे में रहने से हम लोगों को जीवन के अंदर में बहुत बड़ी आराम था। आज कोई बुजुर्ग के घर के अंदर में 2 बच्चे हैं, वो घर वो छोड़ के चला जाता था किसी के भरोसे में। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोग टूटते जा रहे हैं और हम लोगों को इस तरह का जीवन में परिवर्तन हो रहा है जिसका हम लोग कह नहीं सकते। ये बड़ी हॉरिबल मैंने भयानक स्थिति पैदा हो रही है कि एकल परिवार में लोग जा रहे हैं। इसका जाने का एक वजह है, सबसे बड़ा वजह है हम लोग में सहिष्णुता नहीं है। जरा सा भी कोई बोल दिया तो तुरंत चाबी फेंकने में देरी नहीं लगाते। इसी के चलते आज हमारा परिवार टूट रहा है और हम लोगों को सहिष्णु रहना होगा, परिवार में जिंदा रहना होगा। संस्कार अगर पाना है तो आप संस्कारों की विहीन मत होइए, संस्कार पालन कीजिए, नहीं तो बहुत स्थिति खराब होने वाली। आज देखिए ना, अभी आजकल जो तलाक बढ़ा है, किसने बढ़ा कि हम लोगों ने अपने गोत्र को भुला दिया, अपने बातों को भुला दिया। तो इसके अंदर जब भी जाएंगे तो इसके अंदर में हम अपनी मर्जी से करना चाहेंगे। वो मर्जी से कैसे? भाई आपका परिवार का जो भी आदमी है उसने ये चाहा है ना कि मेरे बच्चे एक खानदान में उनका शादी ब्याह हो, ताकि वो उनके संस्कारों का पालन करे, उनको लोगों को जाने बूझे। बिना जाने आपने उनका कर दिया कि खाली इसमें कि हम 2 हमारे 2, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसी के लिए बोलते हैं, हम तो कहते हैं, हम तो सहिष्णुता अगर बरकरार हो जाए तो आगे आपको तकलीफ नहीं होगी। अरे ये अगर करेंगे तो स्थिति और भविष्य बहुत खराब है, बहुत खराब। अच्छा, भारतीय विवाहों में की शुरुआत जो होती है वो जन्म कुंडली मिलाने से होती है। तो हम अपने बुजुर्गों से जानेंगे कि कुंडली मिलान की जो परंपरा है वो कैसे हुई और उसका क्या महत्व है। जी, कुंडली मिलाने से दोनों के जो है नेचर, बाकी कल्चर उनकी और सब चीज़ है वो मिलाप हो जाता है। होने से उनमें आपस में फ्रिक्शन नहीं होता है। और जहाँ कुंडली मिलाए बिगर करते हैं
उन्हीं में डाइवर्स होता है। देखिए आप, एक भी डाइवर्स केस जहाँ कुंडली का मिलाप हो गया वहाँ नहीं होगा। दोनों की सब चीज़ें मिल जाती है उसमें, माने कल्चर मिल जाता है, संस्कृति मिल जाती है, और बाकी सब चीज़ें मिल जाती है। उससे आपस में माने विरोधी भाव नहीं पैदा होते हैं, और एक दूसरे के वो कम्प्लीमेंट्री रहते हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। मगर जहाँ कुंडली नहीं मिलाया जाए वहाँ आपस में टकराव होते रहता है, उसका परिणाम आप देखते ही हैं बराबर। मतलब कि वर्तमान परिदृश्य में जब महिलाएं कामकाजी हो रही हैं, इसलिए परिवार टूट रहे हैं, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि देखिए, जब तक संयुक्त परिवार नहीं होगा तब तो समाधान नहीं होगा। ये मेंटेलिटी करने, ये कुंडली मिलाने वाली बात, अभी जो बात हुई कि कुंडली मिलाने में 32 गुण मिलने चाहिए, तो अगर कुछ गुण कमती बेसी हो तो भी उन गुणों को मान करके कुंडली मिला के ही शादी करनी चाहिए, ताकि उनके फ्यूचर में इस तरह का गाइडेंस हम लोगों को मिल जाएगा। अभी हम लोग जो जिस समय कर रहे हैं कि आप जैसे आपने अभी कहा कि इसका समाधान क्या, समाधान ये है कि हम लोगों को अपनी परंपरा और हमारे शास्त्रों को मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो इसके भयावह परिणाम होंगे और हो रहे हैं, जिसका हम लोग अनुभव कर रहे हैं। पहले इतने तलाक नहीं होते थे, आज तो थोड़ा। मैंने एक जगह पढ़ा था, उसमें बोला था एक लड़का है, शादी करके जा रहे हैं दोनों पति पत्नी, तो लड़की है सो गाड़ी चला रही है और लड़का बगल में बैठा हुआ है। जैसे उसने कहा कि तुम रोको, रोक दिया, बोले रिवर्स करो, तो रिवर्स करने में उसको टाइम लग गया। तो उसने कहा इतना तुमसे रिवर्स नहीं हो रहा है इतना देर से, क्या सीखी हो तुम आज तक? उसने चाबी फेंक दी और बोला चलो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ। इतना बोल के, इतना सहिष्णु नहीं है वो आदमी जीवन में गाड़ी कैसे जाए, उसको बर्दाश्त करना होगा ना एक दूसरे का। तो हम अभी मौजूद थे एक विवाह समारोह में, और हमने बुजुर्गों से जाना कि गोत्र परंपरा क्या होती है, 7 वचन क्या होते हैं, 7 पेरों का महत्व क्या है, और कैसे कैसे 15वें संस्कार के जरिए 2 आत्माओं का मिलन होता है। कैमरामैन रमन के साथ मैं अंशुमान आनंद, उदय इंडिया के लिए कोटा से।